आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की। 10+1 क्लास में यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर हैं और उसमें से जो क्वेश्चन आना है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। बाकी 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आना है, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर और उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार की। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है वो अभियोग या वो मुकदमे जिनको सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में शुरू किया जा सकता है, यानी कि ये किसी अन्य न्यायालय में आरंभ नहीं किए जा सकते। इनको डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू किया जा सकता है। इस आरंभिक क्षेत्राधिकार में वो मुकदमा आएगा जिसमें एक तरफ तो है भारत सरकार और दूसरी तरफ है एक या एक से अधिक राज्य। अगर ऐसा कोई मुकदमा है तो वो आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उसका जो मुकदमा होगा, अभियोग होगा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। अगली शक्ति है नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू करवाना। नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में मिले हैं और अगर कोई उनके ये अधिकार छीनता है, चाहे वो सरकार हो, कोई अधिकारी हो, संस्था हो, तो फिर जो हमारे देश के नागरिक हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनकी सुनवाई डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो आर्टिकल है हमारा 32 जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अगर वो जाएंगे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए तो आर्टिकल होगा आपका 226। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की ये भी शक्ति है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। इसके बाद अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाए, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो, तो भी सर्वोच्च न्यायालय में ही मुकदमा जाता है और किसी अन्य न्यायालय को ऐसे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाँ, ये भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। फिर बात करते हैं अगली शक्ति की, अपीलीय क्षेत्राधिकार। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आप या यूज कीजिएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें हम 4 तरह की अपील की बात करते हैं और इस अपीलीय क्षेत्राधिकार में वो मुकदमे आते हैं जो शुरू तो उच्च न्यायालय में हों लेकिन अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में आ जाते हैं। तो ये हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें हम 4 तरह की अपील की बात कर सकते हैं। एक तो संवैधानिक विषयों में अपील हो, मान लीजिए कोई संविधान से संबंधित विषय है, वो मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दीवानी अभियोग में अपील हो, यानी कि जो मुकदमे संपत्ति से संबंधित होते हैं वो मुकदमे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फौजदारी अभियोग, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, हम इसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अभियोग। तो जो फौजदारी अभियोग हैं उसमें भी अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसके अलावा कुछ विशेष अपीलें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लाई जा सकती हैं। तो ये 4 तरह की अपील की बात हमने की। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान की व्याख्या की और उसकी रक्षक की। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये भी पावर है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती है। जरूरत पड़ने पर किसी भी संविधान की धारा की व्याख्या
अनुच्छेद की व्याख्या अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है तो उसको अंतिम माना जाता है, और जो निचली अदालतें हैं उनको भी उसे मानना पड़ता है। और अगर रक्षक की बात आएगी, यानी रक्षा की बात आएगी, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा कैसे कर सकती है, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को मिला है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें अगर विधानमंडल या संसद, विधानमंडल चाहे वो संसद की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, हम विधानमंडल बोल देते हैं, तो विधानमंडल के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान की किसी धारा का, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। उसके तहत वो कानून रद्द किया जा सकता है, यानी कि सरकार के पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि वो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करके कानून बनाए। अगर ऐसा कानून सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो संविधान की रक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर देगा। हालांकि हाई कोर्ट के पास भी ये जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। फिर बात हम करते हैं अभिलेख न्यायालय की, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसे कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जितनी भी कार्रवाई होती है, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, वो प्रकाशित किए जाते हैं, और देश के जितने भी न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपना कोई मुकदमा सुनना है, उसकी जजमेंट देनी है, तो फिर वो ध्यान रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले में क्या कहा था। तो ये है अभिलेख न्यायालय। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये 6 तरह की शक्तियाँ हमने पढ़ी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, याद करने में आसान है, जो आप बेहतर लिख सकते हैं वो आप करें। और एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।